Good afternoon, sir. Good afternoon. Very good afternoon. Oh, good afternoon. Good afternoon. सबको good afternoon. Very good afternoon. तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग जल्दी जल्दी क्लास कर लें आज, वरना थोड़ा लेट तो हो ही गया। थोड़ा सा इंटरनेट में हमारे दिक्कत थी, ये लेट हो गया। बाकी कोई समस्या ऐसी नहीं है, लेकिन एक क्लास है आपकी जो कि मेरे ख्याल से शाम में चलेगी 3:30 बजे। के लिए मुझे थोड़ा सा जल्दी छोड़ना पड़ेगा, है ना। 1.5 घंटे की क्लास नहीं हो पाएगी। फटाफट ज्वाइन हो जाइए ताकि हम लोग कर लें जल्दी से। एक क्वेश्चन दिया था हमने लास्ट लेक्चर में, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको, है ना। एक क्लास दी थी हमने, सॉरी एक क्वेश्चन दिया था हमने कि मेजरमेंट एस्टेब्लिशेस, ये हमारा होमवर्क था। कितने लोगों ने किया? मेजरमेंट एस्टेब्लिशेस द पोजीशन, द पोजीशन, गुड आफ्टरनून सबको, पोजीशन ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, विथ एन एक्यूरेसी of plus minus 1 into 10 to the power minus 11 meter. Find the uncertainty. Find the uncertainty in the proton's position. In the proton's position 1 second later. ठीक है, और हमने बोला था v is much less than c, ऐसा क्वेश्चन था। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सबको। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा होमवर्क है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करें? कितने लोगों ने किया है पहले ये बताएं, जल्दी से बताएं। कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? जितने भी लोगों ने सॉल्व किया होगा उनका आंसर कितना आया है वो भी लिख दे। अगर सॉल्व किया है तो आंसर आया होगा, वो आंसर अपने चैट में लिख दे फटाफट। गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून, जल्दी से लिखते हैं आंसर। किसी का नहीं हुआ है? ठीक है, मैं मेथड बता देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। वैल्यू वैल्यू आप लोग रख लीजिएगा, बाकी मैं बता देता हूँ कि मेथड एक्चुअल में क्या है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपने किया है तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक। बहुत मेहनत लगेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, दिमाग लगेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। हमें दिया क्या है? हमें दिया है डेल्टा एक्स, है ना। हमने बोला था प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। कितना दिया है? ये दिया है 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर, ठीक है। ये हमारा गिवन है, दिस इज गिवन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। हमें क्या पता है? हमें क्या पता है कि डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स ये क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई होता है, ठीक है, यही होता है ना। अब डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, तो डेल्टा पी को हम लोग लिखते हैं एम इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, जिससे कि हमारा रिलेशन आता है डेल्टा वी इज ग्रेटर, सॉरी, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई एम, यही आएगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि डेल्टा वी should be greater than or equals to h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। क्या हम ये लिख सकते हैं? बताइए, है कि नहीं? क्या हम ये लिख सकते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं कि हमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ डेल्टा एक्स को उस तरफ भेज दिया है,
है ना? तो डेल्टा वी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा x। तो यहाँ से हमारा क्या निकला है? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। यहाँ से हमारा क्या निकला है? ये हमारा अनसर्टेनिटी निकला। इसमें तो क्या हुआ? ये हमारा क्या निकला है? अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी निकला है ना? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकला। अब वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है ना? वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है? वेलोसिटी देखिए बहुत ही जनरल एकदम क्लासिकल आपका है स्पीड, है ना? अपॉन सॉरी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो होता ही है, ये तो सबको पता है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या हम स्पीड में डेल्टा वी लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस को अनसर्टेनिटी। अगर ये अनसर्टेनिटी ले लिया हमने तो दूसरी तरफ डिस्टेंस में भी क्या होगा? अनसर्टेनिटी होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन टी। ठीक है, यही होगा। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा वी इंटू डेल्टा सॉरी इंटू टाइम टी। मतलब एक टाइम के बाद जब हम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी में उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारा न्यू अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताएं? हमने पुरानी अनसर्टेनिटी ली, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा नया अनसर्टेनिटी निकल गया इन द। ठीक है, तो यहां से हमने यहां से डेल्टा वी निकाला। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू मिनिमम निकाल लेंगे h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको पता है, प्रोटॉन है तो m की वैल्यू भी पता है। ठीक है, तो ये हमारा आपका डेल्टा वी निकल के आ गया। लेकिन डेल्टा एक्स डैश जो कि नई अनसर्टेनिटी होगी डिस्टेंस, हमसे क्या पूछा है? 1 सेकंड के बाद कितनी अनसर्टेनिटी होगी डिस्टेंस में, पोजीशन में, है ना? तो डेल्टा एक्स डैश ये कितना आ जाएगा? h अपॉन 4 पाई m इंटू डेल्टा एक्स इंटू क्लियर है? तो जितने लोग इसमें वैल्यू पुट कर सकें और आंसर निकाल सकें दैट इज मच बेटर। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? फटाफट बता दें, फटाफट फटाफट बताएं। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया एक्चुअल में कि हमने क्या किया? किसी को समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा सा टफ है, बट इन केस कोई हो ऐसा, कोई जाबाज खिलाड़ी। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। यस सर, आ गया है ना? आ गया, चलिए एक को आया है अभी तक तो। बाकी लोग अभी भी सोच रहे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। ठीक है, यस सर आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। ठीक, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद थी कि आपको नहीं आया होगा, ठीक है, सॉल्व नहीं हुआ होगा, तो इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं जहां पे हमने लास्ट लेक्चर को छोड़ा था। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था साई के बारे में, है ना, और साई स्क्वायर के बारे में। ठीक है, इसके बाद हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज यानी कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए क्या देखा था? श्रोडिंजर इक्वेशन देखी थी। श्रोडिंजर इक्वेशन देखी थी, देखी थी कि नहीं देखी? फटाफट बताइए। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन देखी थी ना? सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए क्या थी? उल्टा डेल्टा का स्क्वायर इंटू साई, है ना, प्लस 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई h स्क्वायर। ठीक है, e माइनस v, ठीक, साई इज इक्वल्स टू 0। यही थी, है ना? यही था। चलिए डिसलाइक ग्रुप तो आ जाए पहले, एकदम सबसे पहले अटेंडेंस होती है डिसलाइक ग्रुप की। चलिए, उल्टा डेल्टा स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0, ये हमने पढ़ा था, है कि नहीं?
बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ठीक है? और उल्टा डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता थी। उल्टा डेल्टा स्क्वायर साई, है ना? इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये होगी d2 बाई dx स्क्वायर, है ना? साई प्लस d2 बाई dy स्क्वायर, साई प्लस d2 बाई dz स्क्वायर, साई, ठीक? चलिए, तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हम किस में दिखा रहे हैं? एक्स में, वाई में और जेड में। यानी कि हम अभी तक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारा 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसके हिसाब से दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या है कि हमारी ये एक्सिस है, अगर ये हमारी तीनों एक्सिस है, ठीक है? मान लेते हैं ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो कोई एक पॉइंट है ये, ठीक है? ये पॉइंट है, ठीक? तो अगर अगर ये मतलब ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एक्स वाई जेड, ये हमारा कैसा कोऑर्डिनेट है? हमारा 3D कोऑर्डिनेट, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि हमने एक्स में चला, है ना? एक्स में कुछ चला, वाई में कुछ चला और जेड में कुछ चला, ऐसे ही कुछ होगा, है ना? तो अगर हम यहाँ पे एक क्यूब बना सकते हैं तो क्यूब बना सकते हैं, सॉरी क्यूब नहीं, एक्चुअल में वो क्यूबॉइड बनेगा, ठीक है? इसको इस तरह से जोड़ें, अगर हम कि एक्स में ये कितना चला, ठीक है? तो ये एक्स में इतना चला होगा, ठीक? कुछ इस तरह से। और जेड में कितना चला, ये पॉइंट है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ एक्स में चला, कुछ वाई में चला है, ठीक है? एक्स में कितना चला? इतना चला, ठीक? वाई में कितना चला? इतना चला। और जेड में कितना चला? इतना चला, है कि नहीं? क्लियर हो गया? सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक? ये पॉइंट एक्स में इतना चलने पे, वाई पे इतना चलने में, जेड में इतना चलने पे हम इस पॉइंट तक पहुंचे, ठीक है? तो ये नॉर्मल हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है? लेकिन इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो किस में होता है? ठीक है? वो किस में होता है? वो होता है आपका आर थीटा और फाई में। किसमें होता है? आर थीटा और फाई में। ये सिस्टम किसमें है? एक्स वाई और जेड में है। वो सिस्टम किसमें होगा? आर, सॉरी, आर थीटा, थीटा एंड फाई। जब इस रूप में आप कोई कोऑर्डिनेट देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है? ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है? जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करनी पड़ती है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है वो हमारा एक्स एक्स सॉरी वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस से ये ये हमारा थीटा है, ठीक है? और ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, उसके जस्ट परपेंडिकुलर ये हमारा फाई बना रहा है, ठीक है? इस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक? तो ये कोऑर्डिनेट हम क्या करेंगे, हम एक्स निकाल लेंगे, हम वाई निकाल लेंगे, ठीक है? और जेड भी निकाल लेंगे इसके थ्रू, ठीक? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर हम इसको मानते हैं आर, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा वाई, ये हो जाएगा हमारा एक्स, ये हमारा जेड है, ठीक है? तो जेड की वैल्यू कितनी होगी ये बताते हैं पहले, ठीक है? थोड़ा-सा अगर आप वेक्टर-वेक्टर पढ़े हैं, है ना? तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। जेड की वैल्यू आएगी आर कॉस थीटा, ठीक है? थोड़ा-सा वेक्टर समझेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आर कॉस, ये लेंथ कितनी है? आर है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है? चलिए, फिर अगर हम y की वैल्यू बात करते हैं, y की वैल्यू तो ये हो जाएगा r sin थीटा, ठीक है? और sin फाई, ठीक? थोड़ा-सा वेक्टर करना पड़ेगा आपको। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लें, ठीक है? बाकी आप मैथ पढ़ते होंगे तो आपको आ जाएगा, नहीं पढ़ते होंगे तो ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा जानने की, ठीक है? और x की वैल्यू ये हो जाएगी r sin थीटा, ठीक? और cos फाई, ठीक है? तो x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया।
ठीक, x मिल गया, y मिल गया और z मिल गया, तो क्या हम x y z की जगह अगर ये कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो ये हमारा किस तरह का कोऑर्डिनेट हो जाएगा? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने उस जगह की जो कोऑर्डिनेट था वो हमने पता कर लिया। ठीक है? कितने लोगों को ये समझ में आया? ऐसा होगा, ठीक है? ऐसा होगा। ये वैल्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, याद भी नहीं करना है, याद भी नहीं करना है। मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, इन वैल्यूज़ को आपको याद भी नहीं करना है, ठीक है? बट समझना है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है? कितने लोगों को ये समझ में आया जल्दी बताओ? जल्दी से बताएँ कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ऐसा भी हो सकता है? आ गया है? ठीक है? हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, उसको सीधे-सीधे हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बदल दिया, ठीक है? और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किस पे होता है? रेडियस पे मतलब दूरी पे, एक एंगल थीटा, दूसरा एंगल फाइ, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों को तो आ गया। इसका मतलब इसका यूज़ क्या है वो समझिए अब, ठीक है? का मतलब समझिए। जो हमने वेव फंक्शन लिखा था, जो हमने वेव फंक्शन लिखा था, ये, ठीक है? ये जो हमने वेव फंक्शन लिखा है ना, ये एक्चुअल में 2 चीज़ों में टूटता है, ठीक है? ये 2 चीज़ों में ब्रेक होता है, ठीक है? पहला है रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है? सागर मिश्रा जी कृपया करके चैट करने में ज़्यादा ध्यान ना दें, यहाँ पे पढ़ाई पे ध्यान, ठीक है? इसको क्या आया वो आप अपने तक रखें, दूसरों को कितना आया उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? प्लीज़। रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन, इसके 2 हिस्से होते हैं। इस साई के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है? साई के 2 हिस्से होते हैं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है? अगर हम इसको लिखें साई आर, थीटा, फाई, है ना? पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हैं इसको, ठीक है? पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक रेडियल वेव फंक्शन जो कि आर का होगा, ठीक है? और एक एंगुलर वेव फंक्शन जिसको कुछ लोग ए लिखते हैं ना, और कुछ लोग किसी-किसी किताबों में वाई लिखा होता है, तो कोई उससे घबराने की बात नहीं है, बात एक ही है कि यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा और फाई होगा। इनके रूप में 2 फंक्शंस होंगे, ठीक है? पहला ये पार्ट कौन-सा है हमारा? रेडियल है, ठीक है? दिस इज़ रेडियल, दिस इज़ एंगुलर, ठीक है? तो हमारा जो वेव फंक्शन था उसको हमने 2 हिस्सों में बाँट दिया, उसको हमने 2 हिस्सों में बाँट दिया, पहला रेडियल, दूसरा एंगुलर, ठीक है? क्लियर? तो ये चीज़ आएगी, ठीक? अब इसका मतलब समझिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसका मतलब क्या होगा वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? चलिए, इन लाइन्स को नोट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? इन लाइन्स को जो अब मैं लिखने वाला हूँ, इनको अपनी कॉपी में प्लीज़ नोट करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में तभी आएगा जब आप इनको समझेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर आगे जाके आपको ना तो केमिकल बॉन्डिंग समझ में आने वाली है, ना एटॉमिक स्ट्रक्चर ढंग से समझ में आने वाला है, ठीक है? एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है? एन एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक, इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, ठीक है? सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, ठीक? फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है? चलिए 2 डिसलाइक भी हो गए, चलिए बहुत बढ़िया। 21 लोग देख रहे हैं, 2 डिसलाइक हो गए, बहुत बढ़िया। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कोई भी वेव फंक्शन, एक एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है। ऑर्बिटल एक्चुअल में कुछ नहीं है, ठीक है? ऑर्बिटल एक्चुअल में कुछ नहीं है, बस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, ठीक है? किसका? किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो उस एटम में मौजूद हो। जिस भी एटम के लिए हम लोग कर रहे होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल देख रहे होंगे, वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? वेव फंक्शन
है, याद रखिएगा वेव फंक्शन है, ठीक है, क्लियर। ईच atomic orbital, each atomic orbital, ठीक है, is defined by, is defined by थ्री क्वांटम नंबर्स, ये तो हमने बता दिया था, थ्री क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से, एन, एल एंड एम, ठीक है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, सॉरी क्वांटम नंबर्स थे हमारे, एन, एल एंड एम, क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, तीन चीजें निकलती हैं इस वेव फंक्शन से, एन, एल एंड एम, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, इस लाइन का मतलब समझिएगा, व्हेन एन इलेक्ट, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड बाय, is described by one of these wave function, one of these wave functions, we say that it occupies that orbital, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसका जिसका वेव फंक्शन, ठीक है, उस जो हमने देखा है उनमें से किसी एक वेव फंक्शन से डिस्क्राइब्ड होता है, तब उस चीज को वो बताता है, तब हम बोलते हैं कि एक्चुअल ने उस इलेक्ट्रॉन ने उस ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर लिया है, ठीक है। तो क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन है उसको ऑक्युपाई कर लिया, उसको एक्वायर कर लिया, ठीक है। क्या वो उसने घर है वहां पे? कोई घर नहीं है, सिर्फ वेव फंक्शन है, ठीक है। उस एनर्जी लेवल को, उस वेव, उस जिस एनर्जी से वो वहां की वेव चल रही है उनको कैप्चर कर लिया, ठीक है, उनको ऑक्युपाई कर लिया। उस हिसाब से अगर चलने लगा इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है कि उसने उस ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर लिया है। क्या ऑर्बिटल में कोई घर है? नहीं है। क्या है? वेव फंक्शन है। ये किसी को क्लियर हुआ? क्या ये किसी को क्लियर हुआ है? बताएं, जल्दी से बताएं। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या ये किसी को क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं। वेव फंक्शन को ऑक्युपाई किया जाता है, वेव फंक्शन को एक्वायर किया जाता है, न कि ऑर्बिटल। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ऑर्बिटल को ऑक्युपाई कर लिया है, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है? उस वेव फंक्शन को पकड़ रहा है, उस वेव फंक्शन के हिसाब से वो घूमना शुरू कर रहा है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये केमिकल बॉन्डिंग में भी यूज होने वाली है, ठीक है। और बहुत सी किताबों में ऐसा नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रेन स्ट्रेन डाल रहा हूँ कि ये बार बार समझिए इन चीज को, ठीक है। वेव फंक्शन को ऑक्युपाई किया जाता है, कोई घर नहीं है वहां पे, ठीक है। लोग घर घर बता के एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स बता देंगे, बोल देंगे पी ऑर्बिटल है, तो एक्चुअल में बॉक्स नहीं होता है, वो क्या होता है? वेव फंक्शन होता है उस जगह का, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन पकड़ रहा है, क्या वहां से वो दूसरी जगह जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है, ठीक है। एम आई लेट? जितना भी लेट हुए होंगे आप वापस से देख सकते हैं, सर यूट्यूब पे ही है, कहीं और नहीं गया, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? घर नहीं, घर नहीं है ऑर्बिटल। क्या है? स्पेस में हमने क्या बताया था पिछले बार? ऑर्बिटल क्या होता है? थ्री डी स्पेस में अगर कोई वेव फंक्शन है, ठीक है, जब उसको वो पकड़ लेता है इलेक्ट्रॉन, तो उसने क्या बोला है कि उस ऑर्बिटल को पकड़ लिया, ठीक है, ऑक्युपाई कर लिया। क्लियर है? ठीक है। इसीलिए इसीलिए जो साई होता है ना, जो साई होता है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें 1s के लिए लिखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1s, साई 1s, या इसको हम लोग लिख सकते हैं साई 1, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है, 1। एजीमुथल क्वांटम नंबर s का होता है 0, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी अगर आप देखेंगे तो आएगा 0। तो 1 0 0 अगर ऐसा लिखा है, इसका मतलब भी क्या है कि वो 1s के ही बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। इसको जनरल टर्म में अगर हम बोले, जनरल टर्म में ये होता है साई एन एल एम, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर? दिस इज वेरी वेरी क्लियर। यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपके पेपर में कभी ऐसा लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या दिया गया है, एक वेव फंक्शन दिया गया है, और जो नीचे नंबर दिए गए हैं वो एन एल और एम है।
क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? जल्दी से बताएं, क्या यहाँ तक बात समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। कितने लोगों को आ गई बताएं, जल्दी से बताएं। किसी को आई? नहीं आई? ठीक है, चलो। अब जब आप ये समझ गए, ठीक है, जब आप ये समझ गए, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे अपना जो ग्राफ है, ठीक है। लेकिन ग्राफ को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्चुअल में जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हैं वो कैसे आते हैं? शेप ऑफ ऑर्बिटल ये हम कैसे पता लगाते हैं? हाउ वी कैन फिगर आउट। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल है, जैसे आपने बताया होगा कि एस का स्फीयर होता है, स्फेरिकल होता है ना? पी का डंबल होता है, डी का डबल होता है ना? डबल डंबल। ठीक। तो ये ऐसा क्यों हुआ? नो सर, क्या नहीं समझ में आया सागर मिश्रा सर, जल्दी बताते हैं। एस का स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल, तो ये शेप एक्चुअल में आते कहाँ से? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग, क्या साई का कोई अस्तित्व है? क्या साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस है? नहीं है। हमने देखा था क्या, कि साई का जो स्क्वायर होता है इसका होता है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये निकालते हैं हम। ठीक है, ये निकालते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कि इलेक्ट्रॉन की होने की डेंसिटी, ठीक है, होने की डेंसिटी कितनी है? ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि एस ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए अगर हम देखते हैं, तो अगर हमें कोई ग्राफ बना लें, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये सेंटर जो है हमारा, ओरिजिन जो है वो हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के आसपास हम बहुत सादा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा हमने जो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है बहुत ज्यादा बार प्लॉट किया, ठीक है, बहुत ज्यादा बार फाइंड आउट किया गया। तो फाइंड आउट करने के बाद हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के आसपास तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उससे दूर जाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। न्यूक्लियस के पास तो बहुत है, पास में बहुत है, ठीक है। अगर हम इस शेप को देखेंगे, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये किसी एंगल पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस से दूर गए, डेंसिटी कम, न्यूक्लियस के पास रहे, डेंसिटी कम। जितनी उस लाइन पे होगी ना, देखिए जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, जितनी इस लाइन पे होगी, इस लाइन पे होगी, उतनी ही हर तरफ होगी। तो यानी कि ये क्या है? रेडियल है। अगर हम इतनी ही दूरी पे यहाँ पे ऐसे जाएं, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो भी उतनी ही रहेगी, यहाँ पे ऐसे जाएंगे उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो सिर्फ डिस्टेंस पे, सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब इससे हमें पता चल जाता है कि एस, एस जो ऑर्बिटल है वो हमारा कैसा है? स्फेरिकल, ठीक है, दिस इज स्फेरिकल। ठीक। अगर हम पी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो पी में अगर हम देखें, ठीक, तो हमें कुछ इस तरह का मिलता है। न्यूक्लियस के पास, न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, ठीक है, उससे थोड़ी दूरी पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह। दूर जाने पे कम हो जाते, ठीक है। अगेन इस तरफ भी आपको बहुत सारा इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता, लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे वो कम हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, दिस इज अ डम्बल शिफ्ट, ठीक है। कुछ किताबों में इसको जोड़ के दिखाते हैं, एक्चुअल में इसका शेप हम लोग इस तरह से देखते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस तरह से ये नहीं होता, ठीक है, इस तरह से ये नहीं होता। एक्चुअल में इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक है। इसको अगर, गैप बहुत ज्यादा नहीं है बट है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड डम्बल शिफ्ट, ठीक है। इसी तरह हमारा डी होता है, डबल डम्बल शिफ्ट होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आया? कितने लोग को समझ में आया, जल्दी बता।
जल्दी से बताएँ, कितने लोगों को समझ में आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ भाई। यस सर। इतना लेट क्यों हो जाते हो? ठीक है? तो ये हमारा शेप ऑफ ऑर्बिटल इस तरह से निकाला जाता है। किस तरह से? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को कई बार निकाला गया। कई बार मतलब समझ में आते हो? कई बार मतलब 10,000 बार, 1 लाख बार, ठीक है? 10 लाख बार। जब इतनी बार हम लोग प्लॉट करते हैं, तो हमें ये मिलता है, ठीक है? एस ऑर्बिटल नहीं आया समझ में? ठीक है। जब हम एक दूरी पे गए, ठीक है? न्यूक्लियस के आस-पास हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखे। ये डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन। तो डॉट हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हमें बहुत बार मिले, ठीक है? मतलब समझ लो अगर हमने 10,000 बार प्लॉट किया है, तो तकरीबन 9,000 बार हमें आस-पास ही मिला है, न्यूक्लियस के आस-पास। लेकिन दूर गए, ठीक है? दूर वाले जो इलेक्ट्रॉन थे, वो मतलब जब भी हमने खोजा है, वो बहुत कम मिले थे, ठीक है? बहुत कम, मतलब 10,000 में से 1,000 बार हमारे दूर में मिला है, एक दूरी पे मिला, ठीक है? इसलिए अगर हम ऐसा देखेंगे, तो यहाँ पे ये एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है। 3D में है, याद रखिएगा, एक्स, वाई, जेड तीनों कोऑर्डिनेट है। इसीलिए हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, ये तीनों कोऑर्डिनेट हमने बताया ना, एक्स, वाई और जेड, ठीक है? तो यहाँ पे तीनों में एस ऑर्बिटल में क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट्स में आपका सेम टाइप का डेंसिटी मिलता है, ठीक है? क्लियर? पी ऑर्बिटल में ऐसा नहीं होता है। एक न्यूक्लियस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उससे थोड़ी सी दूर जाएंगे, मिलेगा, ठीक है? सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं पी एक्स, ठीक है? अगर ऐसा वाई एक्सिस पे होता तो पी वाई, जेड एक्सिस पे होता तो पी जेड, ठीक है? तो हमने देखा न्यूक्लियस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, लेकिन थोड़ा सा उससे दूर गए तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, लेकिन और दूर गए तो इलेक्ट्रॉन कम। एक तरह का डंबल का शेप जो है वो बनता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डंबल शेप, ठीक है? अब कितने लोगों को समझ में आया जल्दी से बता दें। अंशिका, आपको नहीं आया था। शिवम पांडे, आपको नहीं आया था। क्या आपको अब समझ में आ गया? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। जल्दी से बता दें फटाफट, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? शिवम पांडे और अंशिका, क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताएं भाई। हेलो, शिवम पांडे, अंशिका, क्या आप लोग को आया? क्लियर है सर? पक्का? चलिए, अब ठीक है, यहाँ से हमें क्या समझ में आया है वो पढ़िए अब, ठीक है? हमने अभी कुछ बातें की यहाँ पे, ठीक है? इनकी बातें की हैं हमने, ठीक? इसके बारे में यहाँ पे हमने दो चीजों के बारे में बात की, एक रेडियल होगा, एक एंगुलर वेव फंक्शन होगा, ठीक है? क्लियर? अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमने ये बोला था कि ये है, यहाँ पे कोई एंगल का काम नहीं है। यहाँ पे आप न्यूक्लियस से जितनी दूरी पे जा रहे हैं, उसी के प्रोपोर्शन में आपका डेंसिटी चल रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडियल ही चलता है, एस ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ रेडियल चलता है, ठीक है? एंगुलर नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब हम पी ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं, ठीक है? पी ऑर्बिटल के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको रेडियल तो है ही, ठीक है? लेकिन साथ में एंगुलर भी है, ठीक है? साथ में एंगुलर भी है। मतलब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या? क्या इस रीजन में मुझे कुछ मिल रहा है? कोई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या इस रीजन में मुझे कोई इलेक्ट्रॉन मिल रहा है? इस रीजन में नहीं मिल रहा, ठीक है? क्या ये रेडियस पे भी डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे रेडियल भी मिल रहा है, साथ में एंगुलर भी मिल रहा है, ठीक है? मतलब जो फंक्शन था वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेडियस के ऊपर भी और एंगल के ऊपर भी, ठीक है? एस ऑर्बिटल में, एस के केस में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है? रेडियल फंक्शन ही मिल पाता है, ठीक है? उसमें एंगल पे कोई मतलब नहीं है, हर तरफ यूनिफॉर्मिटी होती है। क्या ये आप चीज लोग समझ में आई? अगर आप साई लिखेंगे ना, साई,
ठीक है? अगर s ऑर्बिटल के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, ns के लिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ r वाला टर्म होगा, ठीक है? सिर्फ r वाला टर्म होगा प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है? लेकिन अगर आप साई लिख रहे हैं किसके लिए? np के लिए, ठीक है? तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू r एंड आल्सो थीटा फाई। हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ अगर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, किसी एस ऑर्बिटल का ही आपको वेव फंक्शन दे रहा है। अगर वो एंगल्स पे भी डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब आपको p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? लेकिन ये p के लिए, d के लिए सब में एंगल भी आएगा। सिर्फ एस ऑर्बिटल ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियस का काम आता है। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? जल्दी से बता दें, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? फटाफट फटाफट प्लीज लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब भी करते जाइए अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इसको तो, ठीक है? और शेयर भी करिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेयर भी नहीं करते, ना लाइक करते हैं, डिसलाइक और कर जाते हैं, है ना? एक तो ऐसे ही बच्चे नहीं है ज़्यादा यहाँ पे लाइव में, पता नहीं क्यों? क्या ये मतलब हम लोग थोड़ा खराब पढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? अगर पढ़ा रहे हैं तो वो भी बता दीजिए सर। ठीक है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? यहाँ पे यहीं से क्वेश्चन ओरिजिनेट होते हैं, ठीक? क्वेश्चन का ओरिजिनेशन यही है, जहाँ आपको ना समझ में आएगा। सर पानी बरस रहा है, नेटवर्क बेकार है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लीजिएगा। पानी जब बंद हो जाएगा, तो आप वापस से देख सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? आ गया? पक्का? चलिए, अब हम बात करेंगे नोड्स की, ठीक है? लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था, न्यूमेरिकल टाइप का था, बट उसमें हमने कुछ भी मतलब इतना खास नहीं बताया था। आज हम लोग बात करेंगे नोड्स के बारे में। ठीक, नोड्स क्या होते हैं? ठीक है, नोड्स, ठीक है, व्हेन व्हेन एट अ सर्टेन पॉइंट इन स्पेस, द probability of finding electron is जीरो। पॉइंट भी हो सकता है, ये प्लेन भी हो सकता है, ठीक है? कोई भी कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन इज जीरो, ठीक है? दैट पॉइंट, ठीक है, प्लेन या स्ट्रक्चर, शेप, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड नोड, ठीक है? रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो, बिल्कुल सही बात है। हाँ। अच्छा, आप लोगों से एक गुजारिश है, कृपया ये जो आप लोग अलग-अलग नामों से आते हैं, प्लीज़ अपने जो ओरिजिनल नाम है उनसे आया करें, उन आईडीज़ से आया करें जिनमें आपका एक्चुअल नाम लिखा होता है, ठीक है? हेल्पिंग हैंड्स है जैसे, वो आपका नाम तो है नहीं, ठीक है? प्लीज़ उन आईडीज़ से आया करें जिन पे आपका नाम लिखा होता है, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स, ठीक है? अब ये जो नोड है, क्योंकि हमारा वेव फंक्शन कैसा था? रेडियल भी था और एंगुलर भी था, इसीलिए जो नोड्स होते हैं, वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेडियल नोड, ठीक है? एक होता है एंगुलर नोड, ठीक है? अब जो ये रेडियल नोड है, इसका मतलब क्या है? जो साई की आर वाला फंक्शन है, रेडियस वाला फंक्शन, याद रखिए, यहाँ पे हमने बात की है किसके बारे में? साई के 2 फंक्शन है, ये जो साई था, इसके 2 हैं, एक हमारा रेडियल, एक हमारा एंगुलर। तो जब रेडियल में 0 होता है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियल नोड, है ना? जब हमारा एंगुलर वाला पार्ट 0 होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर नोड। वहाँ पे जहाँ पे ये 0 हो जाए, ठीक है? जो रेडियल वाला पार्ट है वो 0 होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वहाँ पे हमें क्या मिला है? रेडियल नोड मिला है। अगर एंगुलर वाला पार्ट 0 होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि एंगुलर नोड जो है वो मिला है। ये बात क्लियर हुई? बताएं जल्दी से फटाफट। यहाँ पे एक्चुअल में जो एम्पलीट्यूड होगा वेव का, वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज 0, ठीक है? सिंपल सा कंसेप्ट है ये, इज वेरी बेसिक, है ना?
और इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा आपको जानना नहीं है। अगर हम और चीज़ें बताने लगेंगे तो फिर तो अभी 2-3 साल लगेगा समझाने में, ठीक है? एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव्स यहाँ पे 0 होती है, ठीक है? कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 2 नोड्स हैं, रेडियल नोड्स हैं और एंगुलर नोड्स हैं। अगर हमें रेडियल नोड निकालनी होंगी, ठीक है? रेडियल नोड इसको निकालना होगा, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, ठीक है? इसको याद करिए, ठीक है? अगर आपसे कोई एंगुलर एंगुलर नोड के बारे में पूछे, ठीक है? तो ये होता है l, ठीक है? सर कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेडियल नोड है, कौन कौन सा एंगुलर नोड है? बता रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, पहले समझिए तो, ठीक है? वैसे हमने बता दिया है कि रेडियल नोड में तब होगा जब रेडियस वाला जो हिस्सा था वो 0 होगा, है ना? जो रेडियल फंक्शन वाला हिस्सा था वो 0 हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे रेडियल नोड, ठीक है? एंगुलर नोड मतलब जहाँ पे एंगल वाला जो फंक्शन है वो 0 हो जाए, ठीक है? वो आपके लिए नहीं है, वो एक्चुअल में आपको टोटल ही निकालना होता है और ज़्यादातर ये फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ठीक है? डिस्टेंस एट व्हिच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है? एंगुलर नोड की वैल्यू होती है L के बराबर। अगर टोटल नोड्स के बारे में बात करेंगे, टोटल नोड्स, ठीक है? तो ये क्या है? n माइनस l माइनस 1 प्लस l, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, n माइनस 1 इज द आंसर। अब n क्या है? n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है? और l क्या है? एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ठीक है? ये क्लियर हुआ? टोटल नोड्स कितने होंगे? n माइनस 1। अगर रेडियल नोड आपसे पूछा है किसी के बारे में तो आपको बताना है n माइनस l माइनस 1। अगर एंगुलर नोड के बारे में पूछा है तो होता है l। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर? समझ में आया? अगर मैं आपसे बात करूं कि बात करते हैं 1s, ठीक है? 1s क्या इसमें नोड कितने हैं? टोटल नोड कितने हैं? ठीक है? टोटल नोड, तो टोटल नोड क्या होता है? n माइनस 1 होता है, ठीक है? n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 है, 1 माइनस 1 दैट इज 0। क्या इसके अंदर कोई भी नोड है? बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ऐसे भी नहीं मिलेगा। अगर आप रेडियल नोड भी निकालेंगे, रेडियल नोड भी निकाला इसका अगर हमने, ठीक है? तो वो भी 0 आएगा। देखिए 1 माइनस 0 माइनस 1, क्योंकि s के लिए कितनी होती है? l की वैल्यू 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0, ठीक है? और आपका एंगुलर नोड अगर निकाला, ठीक, एंगुलर नोड भी अगर आपने निकाला तो कितना हो जाएगा? l की वैल्यू 0 होती है, तो दैट इज 0। तो 0 प्लस 0 इज 0। वी कैन ऑब्टेन रेडियल नोड बाय इक्वेटिंग ps साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। साई को भी, साई स्क्वायर को भी 0 कर सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि साई भी 0 होगा, है ना? अगर साई स्क्वायर 0 हो रहा है तो साई भी 0 होगा, कॉमन सी चीज है, ठीक है? 1s के लिए तो इतना, लेकिन अगर 2s की बात करेंगे, ठीक है, तो 2s में टोटल नंबर, टोटल नोड्स ये कितनी हो जाएंगी? n माइनस 1 दैट इज 2 माइनस 1 दैट इज 0। का मतलब क्या है कि हमारा कहीं ना कहीं एक नोड तो आ रहा है। अब वो कौन सी नोड होगी? देखिए, रेडियल नोड, रेडियल नोड लिख के देते हैं, ये कितना होगा? n दैट इज 2, 2 माइनस l अगेन 0 माइनस 1 दैट इज 1। लेकिन अगर हम एंगुलर नोड की बात करेंगे, एंगुलर नोड, ठीक है, तो वो कितना आएगा? हमेशा 0 आएगा, दैट इज 0, ठीक? यानी कि जो नोड आई है यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड है, ना कि कोई एंगुलर नोड है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ रेडियल नोड ही आपको मिलेगी, किसमें? 2s में, ठीक है? इसी तरह अगर आप 3s में भी जाएंगे आपको सिर्फ रेडियल नोड मिलेगी, आपका जो एंगुलर नोड है वो हमेशा एब्सेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि वो l की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और l हमेशा s ऑर्बिटल के लिए 0 होता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? मतलब कुछ दूरी पे जाने पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहीं ना कहीं गायब हुई है, कहीं ना कहीं गायब हुई है। क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एंगल पे गायब नहीं हुई, पूरे रेडियस। इसीलिए हमने बोला कि एस ऑर्बिटल के लिए सिर्फ और सिर्फ रेडियल ही फंक्शन होता है, ठीक है? एंगुलर फंक्शन नहीं होता है। क्लियर हुआ?
क्या ये बातें आपको समझ में आई? जल्दी से बता दें। 1s हुआ, 2s हो गया, ठीक है? इसी तरह अगर हम 2p की बात करते हैं, क्योंकि 1p तो आता नहीं है ना? 2p की बात करें तो यहाँ पे टोटल नोड्स कितनी होंगी? टोटल नोड्स ये हो जाएंगी n-1, दैट इज n की वैल्यू अगेन 2 है, तो 2 माइनस 1, ठीक है? 2 माइनस 1 क्लियर हुआ? तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है? लेकिन अगर हम रेडियल नोड की बात करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा? n माइनस l माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू है 2, ठीक, l की वैल्यू है 1, क्योंकि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस 1 दैट इज 0। यहाँ पे कोई रेडियल नोड ही नहीं है। क्या यहाँ पे कोई रेडियल नोड है? कोई रेडियल नोड नहीं है, उस रीजन में नहीं है। लेकिन अब क्या आएगा? हमारा एंगुलर नोड, कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई देता, ठीक है? एक पर्टिकुलर हमने रीजन देखा था कि नहीं? शेप में जब हम लोग समझा रहे थे, हमने देखा था, देखो इस रीजन में, इस एरिया में, इस वॉल्यूम में हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है कि नहीं? वो 0 क्यों है? क्योंकि वो एक एंगल में गायब, ठीक है? समझ में आया? एंगुलर नोड ये कितना होता है? L3 होती है, तो ये कितना आ जाएगा? 1, ठीक है? तो यहाँ पे कितना आएगा? एंगुलर नोड इज 1, दैट मीन्स 2p में एक एंगुलर नोड होता है। लेकिन रेडियल नोड की अगर हम बात करें तो 0 होता है, ठीक है? चलिए 2p हो गया। अगर हम 3p की बात करें, टोटल नोड्स कितने होंगे? ये हो जाएंगे n माइनस 1 अगेन, 3 माइनस 1 दैट इज 2। लेकिन अगर हम रेडियल नोड की बात करेंगे तो हो जाएगा n माइनस l माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 1। अब यहाँ पे रेडियल नोड भी आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे रेडियल नोड भी आ गया है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 दिखाई देगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एंगुलर नोड अभी भी है। एंगुलर नोड तो हमेशा रहेगा। क्या रेडियल नोड आएगा? बिल्कुल आएगा, ठीक है? ये हो जाएगा l दैट इज 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2। क्लियर हुआ? चीजें समझ में आना शुरू हुई? जल्दी से बताएं, ये नोड कैसे आया? ये नोड कैसे आया? ये समझ में आया? बताएं। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक? नोड्स का पता लगना और उनका नेचर भी पता लगना। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, नोड्स भी बता रहा हूँ कितनी नोड्स हैं, ठीक है? यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी? 0 होगी, है कि नहीं? ऐसी जगह स्पेस में कहाँ कहाँ है, कितनी है, तो आपको पता चल रहा है, ठीक है? और उनका नेचर भी कैसा होगा? किसी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर सकती हैं। किसी एंगल पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है? दोनों ही चीजें मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक? क्लियर है? समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ के बारे में बात करेंगे। ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको ग्राफ नहीं समझ में आया, वो नीट में तो ग्राफ भी आते हैं, है ना? जेई में भी ग्राफ आते हैं, ठीक है? इन ग्राफ को इंटरप्रेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है? उस ग्राफ को समझ में अगर आपको आता है तो यू कैन डू इजीली इन जेई, ठीक है? एंड नीट ऑल्सो। चलिए, तो अगर हम इसके बारे में साई स्क्वायर और आर, ठीक है, इसके बारे में साई स्क्वायर और आर, ठीक है? चलिए इसको इस तरह से मत लिखिए, गड़बड़ा जाएगा। साई स्क्वायर एंड आर, ये साई स्क्वायर है, ये हमारा आर है, ठीक है? इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, किसके लिए? 1s के लिए, ठीक है? क्लियर है ना? यही तो है, क्या कुछ और है क्या? नहीं है ना? तो हमने क्या देखा था? न्यूक्लियस के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी, लेकिन जैसे जैसे हम दूर गए, न्यूक्लियस के पास, सॉरी, न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो डेंसिटी थी वो कम हो गई। साई स्क्वायर क्या बताता है भाई? साई स्क्वायर हमें डेंसिटी की, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात करता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा ज्यादा, कहाँ पाया जाएगा? जाहिर सी बात है कि वो न्यूक्लियस के पास ज्यादा पाया जाए।
अगर हम यहाँ पे देखें तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। क्या ये ग्राफ आप लोग को समझ में आया? न्यूक्लियस के जितना पास थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी ज्यादा, न्यूक्लियस से जितना दूर गए हमारी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी कम। क्या ये क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं। न्यूक्लियस के जितना पास थे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी ज्यादा, न्यूक्लियस से जितना दूर गए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी कम। ये 1s का ग्राफ है, ठीक है, 1s का ग्राफ है। क्लियर हुआ? जल्दी बताएं। ठीक है, चलिए अगर हम अगेन साई स्क्वायर और आर का ही ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसके बीच 2s के लिए, ठीक है, 2s के लिए, तो अगेन याद रखिए क्या हो रहा है वो समझिए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पॉइंट हमारा न्यूक्लियस है, तो यहां से यहां तक ये जो है ये तो 1s होगा, होगा कि नहीं होगा? और एक पर्टिकुलर दूरी के बाद, ठीक है, एक पर्टिकुलर दूरी के बाद ये आपको स्फीयर मिलेगा किसका? 2s का। सर पानी बहुत ही तेज बरस रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम, तो सर बाद में देख लीजिए, अभी आपको कौन बोल रहा है देखने को, ठीक है। तो एक रीजन है ये हमारा 2s वाला रीजन, ठीक है, ये हमारा 2s वाला रीजन है, ठीक। तो ये जो रीजन है इनके बीच का, ये 1s का हो गया, ये 2s का हो गया रीजन, ठीक है। इस रीजन में ये एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन गायब है, ठीक है, साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, है ना। हमने क्या देखा है यहाँ पे देखिए, 2s का जो हमने किया, हमें एक रेडियल नोड मिली कि नहीं मिली? रेडियल नोड मतलब पूरे के पूरे स्फीयर में ही हमारा इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना जो थी वो 0 हो गई थी कि नहीं हो गई थी? सेम चीज अगर हम उसको डिपिक्ट करना चाहें, शुरू देखना शुरू करें, वो कुछ इसी तरह का होगा कि एक 1s का स्फीयर होगा, फिर थोड़ी देर बाद हमें एक नोड मिलेगी, उसके बाद एक 2s का स्फीयर होगा। तो जैसे ही 2s का स्फीयर आएगा वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और दूर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी, होगी कि नहीं? ये चीज समझ में आई? तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे इसको टच करेगा, फिर एकदम से बढ़ेगा और फिर वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला है? दिस इज अ नोड, दिस इज अ नोड। टच किया है, याद रखिएगा, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच नहीं किया है, इस पॉइंट पे टच नहीं हुआ है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ? बताएं। कितने लोगों को ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? जल्दी से बता दे। ठीक है, 2 लोगों को आया, ठीक है। अगर इसी तरह आपको 3h का ग्राफ ड्रॉ करना होगा वो भी आप लोग कर लेंगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में ये ग्राफ आ कहाँ से रहे हैं? ठीक है सर, एक बार फिर से, अच्छा चलिए ठीक है। अगर हम 1s के लिए प्लॉट कर रहे हैं तो ये ग्राफ आपको क्या नाम है, गरिमा पाल, आपको क्या ये वाला ग्राफ समझ में आया है 1s का? तो बताएं जल्दी से, तो हम आगे बढ़ जाएंगे, उससे 2s के बारे में बात करेंगे ना। गरिमा पाल जी, क्या आपको 1s का समझ में आया था? आया था कि नहीं आया? क्या आपको 1s का समझ में आया था? कितने लोगों को 1s का समझ में आ गया? मतलब अगर अगर नहीं आया तो वो भी लिख दो फटाक से, ठीक है। क्या मुझे 1s नहीं समझ में आया? चलिए आया, 1s आया। जब हम 2s की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम 2s की बात कर रहे हैं तो 2s कैसे आएगा? पहले 1s आएगा, फिर ना 2s आएगा। ये चीज तो क्लियर है, क्योंकि 2s का एनर्जी क्या है? ज्यादा है ना। 2s का एनर्जी जो है वो ज्यादा है किससे? 1s से। 1s वॉज एकदम जुड़ा हुआ न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन जो 2s है वो
1s के बाद आएगा, उसका एनर्जी लेवल एक ज़्यादा है, ठीक है? हमने क्या बोला कि हमने 1s का स्फीयर लिया, ये हमारा 1s का स्फीयर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से मौजूद है, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम 2s की तरफ जाएँगे जो कि एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है? इस 1s और 2s के बीच में जाने में, ठीक है? ठीक है? 1s और 2s के बीच में जाने में एक जगह ऐसी होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ठीक है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नोड्स, ठीक है? लेकिन जैसे ही उस नोड को हम क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे, उससे थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगेन बढ़ जाएगी, पाए जाने की डेंसिटी बढ़ जाएगी। पाए जाने की डेंसिटी देखिए, यहाँ पे अभी तक बहुत ज़्यादा थी, जब हम न्यूक्लियस के पास थे, तो यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। लेकिन जैसे-जैसे हम लोग 1s से बाहर गए, ठीक है? 1s के बाहर गए तो हमें क्या मिला? एक नोड मिला। इस नोड से हम जैसे ही बाहर जाते हैं, तो हमें वापस से हाई डेंसिटी मिलती है। रीज़न बीइंग जो हमने बोला था कि जो s ऑर्बिटल होता है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ रेडियल फंक्शन होता है। मतलब रेडियस से जितना दूर जाएँगे, उतना कम हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। होगा कि नहीं होगा? ये समझा गया? तो जैसे-जैसे हम लोग दूर जाते गए, वैसे-वैसे डेंसिटी कम होती गई। अगेन एक मैक्सिमम पहुँची और फिर वापस से कम हो गई। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? ये हमारा नोड है। दिस इज़ नोड साई स्क्वायर जहाँ पे 0 हो गया, ये जो बीच का एरिया है, ठीक है? क्लियर हुआ? है ना? सर एक 3s का ड्रॉ कर दीजिए। 3s में भी वही चीज़ है, ठीक है? 3s में भी वही चीज़ है। 3s में कितने नोड्स होंगे ये बताइए? क्या कोई एंगुलर नोड होगा? क्या कोई एंगुलर नोड होगा? बताएँ? क्या 3s में कोई एंगुलर नोड होगा? नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या होगा? रेडियल नोड होगा। कितने होंगे? n-l-1 n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू 0 तो 3 - 1 दैट इज़ 2 तो 2 नोड आने वाले हैं। तो 2 नोड किस तरह के होंगे? कुछ इस तरह के होंगे, ठीक है? यहाँ पे एक नोड है और ये भी टच किया है, तो ये भी नोड है, ठीक है? ये एक नोड और ये भी नोड है, ठीक है? दिस इज़ फॉर 3s ठीक है? क्लियर? सिंपल सा कांसेप्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। मैक्सिमम था यहाँ पे जब न्यूक्लियस के पास था। 1s से 2s में गया, ये पहला नोड मिला, ठीक है? 2s से 3s में गया, एक और नोड मिल गया। क्योंकि इन दोनों स्फीयर के बीच में थोड़ा-सा एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा रहा था। ठीक है? क्लियर है? कितने लोग बोलेंगे कि हाँ, मुझे समझ में आ गया है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बोलना है कि हाँ, मुझे तो समझ में आ गया, बहुत आसान कांसेप्ट है ये, ठीक है? आ गया? पक्का? है ना? ये होता है रेडियल नोड, ये समझ में आ गया ना? ये रेडियल नोड क्यों है? क्योंकि एक पर्टिकुलर रेडियस पे पूरे स्फीयर में उस वॉल्यूम में डीवी वॉल्यूम में गायब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, ठीक है? अच्छा, इसको समझने का एक दूसरा तरीका भी है। अगर आप साई को प्लॉट कर पाएँ, ठीक है? r के रिस्पेक्ट में, आप साई स्क्वायर को प्लॉट कर लेंगे ईज़िली। पीक नीचे क्यों जा रहा है? सर जितना दूर हमने बोला आपसे रेडियल है, s का जो फंक्शन है वो रेडियल है, तो रेडियस से आप जितना दूर जाते जाएँगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, है कि नहीं? ठीक है? कैन वी ड्रॉ 2p बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ी-सी एक चीज़ मुझे समझा देने दीजिए, साई का प्लॉट समझा लेने दीजिए, फिर आप ईज़िली आप कर सकते हैं, ठीक है? ईज़िली कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, ठीक है? ठीक, क्लियर है? पीक नीचे क्यों जा रहा है शिवम पांडे समझ में आ गया? फाइन, ठीक है? चलिए, तो अगर हम बात करें इसके साई की, ठीक है? इसका प्लॉट करना है r के साथ, ठीक है? चलिए, तो अगर हम 1s का प्लॉट करते हैं,
ठीक है, साई यानी कि वेव फंक्शन। तो वेव फंक्शन हमने देखा था क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वेव उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है कि नहीं। अगर हम 1s के बारे में ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे 1s के बारे में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेडियल वाला जो होता है ना, रेडियल वाला पार्ट होता है आर, ठीक है, आर जो होता है, ठीक, और यहाँ पे स्मॉल आर, ये वेव फंक्शन वाला जो हमने रेडियल वेव के बारे में बात की, एंगुलर वेव के बारे में बात की थी, उसके लिए है, ठीक है। कहाँ गया, अरे थोड़ा और ऊपर है ना, ये देखिए ये कैपिटल आर हमने जो लिखा है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम आर और आर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमें ये पता चलता है कि डिस्टेंस के साथ हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाता है, ठीक है। क्लास एंड, सर आपकी अनुमति से हमने क्लास चालू की थी क्या, एंगेज एकेडमी? तो आप सर प्लीज अपने नाम से आए हैं, ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि कौन हमको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। चलिए, आपकी मर्जी से क्लास चलेगी, आपकी मर्जी से क्लास बंद हो जाएगी, है ना। चलिए, तो इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह का आता, अगर आप इसका स्क्वायर भी करेंगे तो भी कुछ इसी तरह का ग्राफ रहेगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। साई, साई, ठीक है, अगर इसका ग्राफ ऐसा है, ठीक, रेडियस का, रेडियस वाले का, आर स्क्वायर का भी क्या होगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, लेकिन वैल्यू तो वही आएंगी, ठीक। चलिए, अगर हम 2s के बारे में बात करते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट 2s, ठीक। तो वेव है, याद रखिएगा वेव है, तो वेव में एक पॉजिटिव चीज होती है, एक नेगेटिव, हमने बताया था वेव कैसे चलती है, ऐसे, ठीक है, इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होगा, एक नेगेटिव होगा, एक क्रस्ट होगा, एक ट्रफ होगा, डेवलप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे वेव फंक्शन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, क्या यही नोड है, बिल्कुल यही नोड है, दिस फॉर 2s, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मेरा मतलब कब क्लास एंड होगी, सर जब मेरा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने समझा दिया इतना जितना रिक्वायर्ड है, तब मैं एंड कर दूंगा, ठीक है। आपको जाना है अगर तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर साई स्क्वायर करेंगे तो जो निगेटिव पार्ट था, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा निगेटिव पार्ट है, तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आया। तो क्या ये साई स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा, है ना, क्या ये साई स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा, बोलिए, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं हमें, क्या ये साई स्क्वायर का क्लास ग्राफ बन जाएगा। इतने लोगों को ये समझ में आया, जल्दी बताएं, इस टाइम नहीं है क्योंकि, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको साई का समझ में आ गया ना, तो आप साई स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होगी, जब भी एस का ग्राफ शुरू होगा ना, वो हमेशा टॉप से शुरू होता है, ठीक है, जब भी एस का ग्राफ होगा वो हमेशा टॉप से शुरू होगा, देखिए यहाँ पे भी टॉप से शुरू हुआ, यहाँ पे भी टॉप से शुरू हुआ, ठीक है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, चलिए, साई क्या है पहले वो समझिए, साई इज वेव फंक्शन, मतलब वो वेव के बारे में बता रहे हैं, वेव कैसा होता है, एक क्रस्ट आती है, एक ट्रफ आती है, तो प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो जब हम आर को रेडियस के अगेंस्ट में प्लॉट करते हैं, रेडियल पार्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ रेडियल पार्ट, उसमें भी एक प्लस होगा एक माइनस होगा, है ना, माइनस में कुछ जा रहा होगा, कुछ प्लस में आ रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ठीक है। व्हाट इज मॉड साई, व्हाट इज मॉड साई, नथिंग इज मॉड साई, साई इज वेव फंक्शन, साई का मॉड करके उसका स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है।
एक प्लस हिस्सा होगा, एक माइनस हिस्सा आएगा कि नहीं आएगा वेव फंक्शन का? वेव फंक्शन में एक प्लस हिस्सा आएगा, एक माइनस हिस्सा आएगा। आएगा? क्लियर है ना? अब अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं? और अगर हमने स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब हमने क्या निकाला है? साई स्क्वायर ही ना निकाला है। साई स्क्वायर ही निकाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? कुछ इसी तरह का ग्राफ आएगा ना, है ना? जो नेगेटिव हिस्सा था, अगर हम नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो हमने नेगेटिव का स्क्वायर कर दिया, पॉजिटिव हो गया। ये वाला हिस्सा क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक, ग्राफ तो वही आ गया ना, सेम ग्राफ है, देखिए ध्यान से, यही ग्राफ है। क्या यही ग्राफ है? यही तो 2s का ग्राफ है, साई स्क्वायर का। है कि नहीं है? जल्दी से बताएं। और जहां पे नोड मिली थी वहीं पे नोड मिलेगी इस बार भी। वहीं पे तो नोड मिलेगी। आ गया सर समझ में? कितने लोगों को आ गया? मिरर इमेज, हाँ बिल्कुल मिरर इमेज ही समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर है ना? अगर हम 3s की बात करते हैं, अगर हम 3s की बात करते हैं, ठीक है, 3s की अगर हम बात करें तो क्या होगा? ठीक है, आर और आर, इनके बीच में अगर हम प्लॉट कर रहे हैं, 3s का क्या आएगा भाई? जल्दी से बताएं। कुछ इसी तरह का आएगा। हमारा एक कट किया, फिर दूसरा कट करेगा, और फिर इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, उससे कहाँ यूज कहाँ पर होता है? सर यूज तो क्वेश्चन में आएगा, ग्राफ दे देगा, बोलेगा किसका ग्राफ है, किस ऑर्बिटल का ग्राफ है। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया? प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, ठीक है, ये अगेन प्लस हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे अगर आप, तो आपको ग्राफ कैसा मिल रहा है? अगेन ये कुछ इसी तरह का तो ग्राफ मिल रहा है ना? कुछ इसी तरह का ग्राफ मिल रहा है, दैट इज 3s। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? 3s के। ठीक है, अच्छा मैंने क्या बोला? जब भी s ऑर्बिटल की बात हो रही, जो r का ग्राफ होगा वो कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा है। लेकिन जब p ऑर्बिटल की बात करते हैं ना, तो हमने p ऑर्बिटल का शेप देखा है, आपको हमने शेप दिखाया है। ठीक है, तो हमने जब शेप दिखाया था तो आपको बताया था कि कैसा होता है, एक बीच का हिस्सा ऐसा आएगा, ये वाला हिस्सा ऐसा आएगा, जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है p ऑर्बिटल में। न्यूक्लियस के पास p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर हम p ऑर्बिटल का ग्राफ बताना शुरू करते हैं, ठीक है, r के लिए, ठीक है, r के लिए, ठीक है, तो ये हमारा r है। ठीक, इसका ग्राफ कहाँ से शुरू होता है? नीचे से, लेकिन एकदम से ग्राफ बढ़ता है। क्यों? हमने देखा था, ज्यादा दूरी पे नहीं, थोड़ी सी ही दूरी पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे और दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे कम होती जाती है कि नहीं होती जाती है? यही तो है। तो इसका अगर हम साई स्क्वायर का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अगर हम साई स्क्वायर का भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, साई स्क्वायर का नहीं, आर स्क्वायर का, इस केस में रेडियल नोड और एंगुलर नोड दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसका आर स्क्वायर का अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं के रेस्पेक्ट में, का ग्राफ भी कैसा आता है? इस तरह का आता है। ठीक है, सेम ग्राफ होगा ऑलमोस्ट। क्लियर? जल्दी से बताएं कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, कितने लोगों को ये समझ में आया मैंने जो बताया अभी? और आर स्क्वायर का है, साई स्क्वायर का नहीं है, याद रखना। ये ग्राफ आर स्क्वायर का है, ठीक है, साई स्क्वायर का नहीं। कितने लोगों को आया? जल्दी से बता दें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री। आपसे ग्राफ पूछेगा, बोलेगा कि किसका ग्राफ है। ठीक है ना? यस सर, क्लियर है? यस सर, आ गया। चलिए, इसके बाद हमें साई स्क्वायर का भी ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ठीक है, लेकिन अभी उसके लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो एक काम करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कल के लेक्चर में, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़िएगा, वापस से इस लेक्चर को दोबारा से देखिएगा, जरूर देखिएगा, तभी ढंग से समझ में आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को। ठीक है,
कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे वो मिस हो जाएँगे। एनसीईआरटी पढ़िएगा, इसको पढ़ देखिएगा। एनसीईआरटी पढ़िए, इसको देखिए, इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है? तो जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और जब हम साई स्क्वायर के बारे में एक्चुअल में बात कर रहे होंगे, ठीक है? पूरा का पूरा जब ग्राफ बना रहे होंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे खेल किस चीज़ का है, ठीक है? क्योंकि थोड़ी-सी हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। ठीक है? थोड़ी-सी हमें उस केस में डेरिवेशन करनी पड़ेगी और कुछ टर्म्स को और डीप समझना पड़ेगा, तभी वो ग्राफ जो है वो क्लियर होंगे। सर आज नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम बात कर रहे हैं और हाफ में हम छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है? अगर हम हाफ पे छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी और 3:30 बजे आपकी जो नीट वाले हैं उनकी क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉमन बैच है, ठीक है? कॉमन बैच है। नीट और यूपीएससी दोनों एक साथ करेंगे, ठीक? तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है तो प्लीज़ आज नहीं हो पाएगा, ठीक है? लेकिन कल होगा, कल मेरी क्लास रहेगी, ठीक है? और मैं इस टॉपिक को पूरा का पूरा खत्म करूँगा, ठीक है? हाफ एन आवर भले ही एक्स्ट्रा ले लूँगा, लेकिन इस टॉपिक को मैं पूरा खत्म करूँगा और आपको पूरा समझा के कल रखूँगा, ठीक है? कल मैं पूरा क्लियर करूँ ठीक? आज नहीं, कल, क्लियर? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, इसको देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएँगी और जो नहीं भी आएँगी वो कल पूरी की पूरी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और आपको पूरा का पूरा समझाऊँगा मैं, ठीक है? क्या आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ रहा है? ईमानदारी से बताइए, ठीक है? ये फीडबैक टाइप का है, ठीक? सर ये एडवांस का कांसेप्ट है क्या? सर एडवांस क्या सबका कांसेप्ट है, ये बेसिक कांसेप्ट दे रहा हूँ। एडवांस में कोई एडवांस कांसेप्ट नहीं होता है, बेसिक कांसेप्ट होता है। ठीक है? अगर आप लोग ये सोचते हैं कि आप मेंस और एडवांस अलग-अलग तरीके से देखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ कांसेप्ट एक जो बेसिक कांसेप्ट होता है ना, वो अगर आप समझ गए तो आप एडवांस कर लेंगे, क्लियर? उसके लिए कुछ अलग से मेहनत नहीं होती है, ठीक है? बहुत ही बेसिक चीज़ जो एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ें हैं, मैं वही समझा रहा हूँ। आर इज़ द रेडियल फंक्शन। फंक्शन में जो हमारा साई था, उसका 2 हिस्सा था, रेडियल फंक्शन और आपका एंगुलर फंक्शन। तो हम रेडियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, आर, कैपिटल आर। ठीक है? कोई एडवांस कांसेप्ट नहीं बताऊँगा मैं, ठीक है? मैं बताता ही नहीं, मैं सिर्फ़ बेसिक कांसेप्ट बताता हूँ, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है कि आप लोग को मैं एडवांस बताऊँ, ठीक? एडवांस बताने के लिए आप लोग का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, वो भी उस तरह का होना चाहिए। तो अभी अब जब 12th पास करते हैं, तो आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, उसके हिसाब से ही आपको बताया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया? क्लास में कोई दिक्कत या इन जो कांसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, इनमें कोई दिक्कत है? सर R1 समझ नहीं आया, R1 नहीं समझ में आया? कौन-सा R1? R1 क्या है? R1 भी कुछ है क्या? मैंने तो कहीं नहीं लिखा R1, हेलो? 1s के लिए R है। ठीक है? चलिए, तो मेरे ख़्याल से आप लोग को अभी तक के लिए जितना भी पढ़ाया है, वो समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे और पूरा का पूरा ग्राफ पढ़ लेंगे, ग्राफ का सिस्टम पढ़ लेंगे, क्वांटम नंबर पढ़ लेंगे। ठीक है? क्लियर? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद और प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक किया करिए और शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है? फिर हमारी मेहनत जो है वो हमें ऐसा लगता है कि वो व्यर्थ जा रही है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसा लगे, बिल्कुल मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि हमें ऐसा ना लगे, तो बिल्कुल करें, ठीक है? और जो डिसलाइक करने वाले हैं भाई वो तो कांस्टेंट है, वो एज़ यूजुअल, ठीक है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है ही वो, ठीक है? चलिए ग्राफ में कहीं R1 नहीं है जी, ये R है और एरो है, मतलब ऊपर की तरफ रेडियस जो है R जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है? चलिए, R की वैल्यू बढ़ रही है, क्लियर? चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का और इसी तरह से पढ़ते रहिए और कल फिर से मिलते हैं, ठीक है? चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।